ग्रीस और टर्की जंग के दहाने पर खड़े हैं। क्या वजह है कि ये दो ममालिक जो तारीखी तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जुग्राफियाई लिहाज से भी करीब हैं, अब अरबों की मिलिट्री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये पुरानी दुश्मनी का एक और चैप्टर है, लेकिन हकीकत ये है कि जो कुछ अब हो रहा है वो एक नया आर्म्स रेस है जो बदलते हुए जियोपॉलिटिकल हालात और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स की वजह से पैदा हो रहा है। ग्रीस और टर्की की टेंशन कोई नई बात नहीं, ये तनाव सदियों पुराना है, जैसे 1974 का साइप्रस क्राइसिस या टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो सदियों से चल रहे हैं। 1996 में दोनों मुल्क एजियन सी के दो बेआबाद टापुओं की वजह से ऑलमोस्ट जंग के करीब आ गए थे, मगर हालिया सालों में हालात और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। आज जो दोनों साइड्स में भारी मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है वो साफ सिग्नल देता है कि मामला और बिगड़ने वाला है। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन इलाका नेचुरल गैस जैसी रिसोर्सेज से भरपूर है और जो इस इलाके को कंट्रोल करेगा वही इन रिसोर्सेज पर हुकूमत करेगा। इसलिए अब लड़ाई सिर्फ सरहदी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक कंट्रोल की हो चुकी है। ग्रीस और टर्की अब खुद को एक बड़ी रीजनल टक्कर के लिए तैयार कर रहे हैं। तो सवाल ये है, आखिर अब क्यों इतना तेज मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है और क्या इसका असर सिर्फ इन दो मुल्कों तक महदूद रहेगा या पूरे रीजन पर पड़ेगा? आइए देखते हैं कि टेंशन्स अचानक क्यों एस्केलेट हो गए। सबसे बड़ी वजह है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में मौजूदा नेचुरल रिसोर्सेज। दोनों ममालिक समुद्री हदबंदियों पर दावा कर रहे हैं। अब मसला ये है कि टर्की यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी को नहीं मानता, जो आइलैंड्स को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स EEZs देता है, जबकि ग्रीस इस इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करता है, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज आमने सामने खड़े हैं। टर्की अपने वॉरशिप्स के साथ एक्सप्लोरेशन वेसल्स को कंटेस्टेड वाटर्स में भेज रहा है, जो ग्रीस के दावों को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। वहीं ग्रीस ने इजराइल, इजिप्ट और साइप्रस के साथ मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टाइज मजबूत कर लिए हैं। टर्की भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, यहाँ तक कि नेटो से भी दूर जा रहा है। प्रेसिडेंट एर्दोआन ने खुले तौर पर कहा, हम एक रात अचानक आ सकते हैं, जो एक साफ मिलिट्री वार्निंग थी। साइप्रस जो पहले ही बंटा हुआ इलाका है, एक बार फिर तकरार का मार्काज बन गया है। टर्की की फौज नॉर्थ साइप्रस में 1974 से मौजूद है और उस हिस्से को वो एक स्ट्रेटेजिक बेस की तरह इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ ग्रीस ने साइप्रस के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किए हैं। एर्दोआन की 2019 में पेश की गई ब्लू होमलैंड स्ट्रेटजी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के बड़े हिस्से और एजियन सी पर टर्किश कंट्रोल का एम रखती है। इससे ग्रीस के क्लेम्स और ज्यादा खतरे में पड़ जाते हैं। अब बात करते हैं एयर स्पेस वायोलेशंस की। पिछले 10 साल में ग्रीस ने हजारों टर्किश एयर वायोलेशंस रिपोर्ट की हैं। सिर्फ 2021 में 4000 से ज्यादा। इनमें से बहुत सी ग्रीस के उन आइलैंड्स के करीब होती हैं जिन्हें टर्की ग्रे जोन्स कहता है, यानी जिनकी ओनरशिप पर वो सवाल उठाता है। इन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड्स पर आने वाले समय में कॉन्फ्लिक्ट का खतरा सबसे ज्यादा है। एर्दोआन ने ये तक कहा कि टर्किश मिसाइल्स एथेंस तक मार सकते हैं और इस टेंशन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अब ग्रीस भी चुप नहीं बैठा। उन्होंने फ्रांस के साथ फ्रैंको ग्रीक डिफेंस पैक्ट जो 27 सितंबर 2021 को साइन हुआ। इस पैक्ट के मुताबिक अगर किसी तीसरे मुल्क ने ग्रीस या फ्रांस पर हमला किया तो दूसरा उनकी मिलिट्री हेल्प करेगा, यानी अब ग्रीस अकेला नहीं है। लेकिन ये आर्म्स रेस सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं, इकोनॉमिक्स पर भी भारी असर डाल रहा है। ग्रीस का डिफेंस बजट करीब 7 अरब यूरो है, जो उसके जीडीपी का 4% है, यूरोप में सबसे ज्यादा। पिछले 5 सालों में ग्रीस ने अपना मिलिट्री खर्च लगभग डबल कर दिया है। सोशल सेक्टर्स जैसे हेल्थ और एजुकेशन में कटौतियां करके वेपन्स और डिफेंस डील्स फंड की जा रही हैं। टर्की की बात करें तो 2024 में उसका डिफेंस बजट 150% बढ़कर 46 अरब डॉलर हो गया। मिलिट्री बिल्डअप जोरों पर है। टर्की का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका डोमेस्टिक आर्म्स इंडस्ट्री, जो बैरक्तार TB2 ड्रोन्स, इंडिजिनस मिसाइल्स जैसे वेपन्स बना रहा है। इन वेपन्स को टर्की एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी भी स्टेबलाइज कर रहा है। अब सवाल ये है, क्या टर्की और ग्रीस इस रफ्तार को मेंटेन कर सकते हैं? ग्रीस ने फ्रांस से 24 रफाल फाइटर जेट्स खरीदे, जिसकी कीमत 2.5 अरब यूरो थी। 3 एडवांस्ड FDI फ्रिगेट्स भी फ्रांस से खरीदी गई, जिसकी कॉस्ट 3 अरब यूरो से ज्यादा थी। और अब F-35 फाइटर जेट्स की 20 यूनिट्स की डील भी पक्की हो गई है, जिनकी पहली डिलीवरी 2028 में होगी। वहीं दूसरी तरफ
टर्की ने ड्रोन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी में गेम चेंजिंग इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। टाइफून मिसाइल की रेंज 560 किलोमीटर है और ये एक बड़ी छलांग है। टर्की का सबसे बड़ा जहाज TCG एनाडोलू पहले ही लॉन्च हो चुका है और 24 नए नेवल शिप्स निर्माणाधीन हैं। TFX फाइटर जेट प्रोजेक्ट भी डिस्पाइट डिलेज जारी है और S-400 जैसे परचेसेस के बावजूद टर्की ने अपनी राह खुद बनाई है। अब अगर जंग होती है तो इसका असर सिर्फ रीजन तक नहीं रहेगा बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी तक पहुंचेगा। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एक इंपॉर्टेंट एनर्जी कॉरिडोर है जहां से तेल और गैस पूरी यूरोप तक पहुंचते हैं। जंग की सूरत में ये सप्लाई चेन रुक जाएगी जिससे एनर्जी प्राइसेस आसमान छू सकती हैं। टूरिज्म भी दोनों मुल्कों की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है। ग्रीस की जीडीपी का 20% और टर्की की जीडीपी का 11%। जंग की खबरें ही टूरिस्ट को रोक सकती हैं और बड़ी फाइनेंशियल लॉस का सबब बन सकती हैं। तो आखिर रास्ता क्या है? शायद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाना, जो इस तनाव को लीगल तरीके से हल कर सकता है। इससे दोनों मुल्कों के लीडर्स ब्लेम से बच सकते हैं और एक सस्टेनेबल पीसफुल सॉल्यूशन निकल सकता है। सवाल ये नहीं कि ये आर्म्स रेस कितना महंगा है, बल्कि ये है कि क्या ये रोका जा सकता है? आप क्या सोचते हैं? क्या डिप्लोमेसी इस फायर को ठंडा कर सकती है? नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात जरूर लिखिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।